प्रिय दर्शकों, बुढ़ापे में 4 गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, वरना औलाद रोटी तक के लिए नहीं पूछेगी। यह वीडियो आपके लिए एक वरदान साबित हो सकती है, क्योंकि हर माता पिता यही चाहते हैं कि उनकी औलाद उनके साथ रहे और उनका साथ कभी ना छोड़े। लेकिन यदि माता पिता यह 4 गलतियां कर बैठते हैं तो औलाद को उनसे दूर होने में समय नहीं लगता। प्रिय दर्शकों, इन 4 बातों को हम एक कथा के माध्यम से समझेंगे। इस कथा को देखने के बाद आप कभी दुखी नहीं रहेंगे। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान सागर में, जहां हम आपके लिए लाते हैं सनातन धर्म की अद्भुत कथाएं और आध्यात्मिक रहस्य जो आपके मन और आत्मा को शांति प्रदान करेंगे। आज की कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक निवेदन है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो भी कथा या शिक्षा बीच में छोड़ी जाती है वह पाप का कारण बनती है। इसलिए इस कथा को अंत तक जरूर सुनें। यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान श्री राम में अटूट श्रद्धा रखते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपना समर्थन व्यक्त करें। तो आइए प्रिय दर्शकों, बिना देरी किए आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। प्रिय दर्शकों, मोहिनी अपने पुराने और जर्जर थैले में विद्यालय की किताबें रखकर नगर के मुख्य चौक से गुजर रही थी। उसके कानों में बच्चों की खिलखिलाहट और फल विक्रेताओं की ग्राहकों को लुभाने की आवाजें गूंज रही थीं। लेकिन उसकी दृष्टि अचानक एक बेंच पर बैठे एक वृद्ध व्यक्ति पर पड़ी, जो सिर झुकाए कुछ बुदबुदा रहे थे। वे वहां के कोलाहल से बिल्कुल अलग और जैसे किसी गहरी सोच में डूबे हुए प्रतीत हो रहे थे, मानो इस संसार से उनका कोई संबंध ही न हो। मोहिनी धीरे धीरे उनके पास गई। उसने देखा कि वे अपने कांपते हाथों में एक पुराना पीला और फटा हुआ कागज मजबूती से थामे हुए थे। वह कागज किसी नक्शे जैसा लग रहा था। वे किसी विशेष स्थान का जिक्र कर रहे थे, पर उनके शब्द अस्पष्ट थे और उनकी आवाज टूटी फूटी सांसों से भरी हुई थी। उनकी आवाज में ऐसा दर्द था जैसे यह विचार उनके लिए एक भारी बोझ बन गया हो। मोहिनी, जो स्वभाव से कोमल और सहानुभूतिपूर्ण थी, उनका यह हाल देखकर व्याकुल हो उठी। उसने कोमल आवाज में पूछा, बाबा, आप ठीक हैं? आपको किसी सहायता की आवश्यकता है? वृद्ध ने धीरे से सिर उठाया। उनकी आंखें गहरी निराशा से भरी हुई थीं, लेकिन उन्होंने तुरंत कुछ नहीं कहा। बस हल्के से सिर हिलाकर नकारात्मक संकेत दे दिया, मानो सहायता मांगना भी उनके लिए किसी कठिन परीक्षा से कम न हो। लेकिन मोहिनी ने उनकी आंखों में कुछ और देखा, आशा और बेबसी का ऐसा अनोखा मिश्रण जिसने उसे भीतर तक झकझोर दिया। आसपास से गुजरते लोग उन पर एक नजर डालकर फुसफुसाने लगे। मोहिनी ने खुद से भी सवाल किया, यह बुजुर्ग आखिर कौन है और क्यों इतने बेचैन हैं? जब उसने ध्यान से देखा तो पाया कि वे नंगे पैर थे। उनके पांव गंदे और घायल हो चुके थे। उनके वस्त्र इतने पुराने और जर्जर थे कि लगता था जैसे वर्षों से बदले नहीं गए हों। आसपास मिट्टी और पसीने की तीव्र गंध फैली हुई थी। लेकिन यह सब मोहिनी को उनसे दूर नहीं कर सका। इसके विपरीत उसके मन में एक अनोखी भावना जाग उठी, आत्मीयता और करुणा। ऐसा लगा जैसे यह महज संयोग नहीं, बल्कि उसका कर्तव्य है कि वह उनकी मदद करे, चाहे उसे यह न पता हो कि कैसे। मोहिनी ने नरम स्वर में पूछा, बाबा, आप किस महत्वपूर्ण स्थान की खोज में हैं? उसने बातचीत को सहज बनाने की कोशिश की। वृद्ध कुछ पल मौन रहे, फिर कांपते हाथों से वह पुराना कागज थामे धीरे से बोले, एक ऐसी जगह जहां मुझे पहुंचना है। मैंने कुछ खो दिया है। उनकी आवाज इतनी धीमी थी कि वह एक फुसफुसाहट जैसी लगी, लेकिन उसमें ऐसा गहरा दर्द था जिसने मोहिनी के दिल को भीतर तक हिला दिया। मोहिनी धीरे से उनके पास बैठ गई और नक्शे को ध्यान से देखने लगी। वह नक्शा न केवल बहुत पुराना था, बल्कि उस पर कुछ अजीब चिन्ह और निशान बने हुए थे जिन्हें मोहिनी समझ नहीं पा रही थी। कागज इतना नाजुक लग रहा था मानो उसे छूते ही वह बिखर जाएगा। शायद मैं इस नक्शे को समझने में आपकी मदद कर सकूं, मोहिनी ने सुझाव दिया। लेकिन वृद्ध थोड़ा पीछे हट गए, जैसे यह नक्शा कोई रहस्य हो जिसे वे किसी के साथ साझा करने को तैयार न हो। पास में फल बेचने वाले एक दुकानदार ने यह सब देखा और शंका भरी नजरों से मोहिनी से कहा, बच्ची, यह बूढ़ा हर कुछ दिनों में यहां आता है और हमेशा यही कहानी सुनाता है। अपना समय बर्बाद मत करो।
यह कभी नहीं बताता कि इसे असल में क्या चाहिए। मोहिनी को यह सुनकर अजीब लगा, लेकिन उसने सिर हिलाकर दुकानदार को धन्यवाद दिया और फिर से वृद्ध की ओर ध्यान दिया। उसने मन में ठान लिया कि वह दुकानदार की तरह वृद्ध को जज नहीं करेगी। क्या आप रास्ता भटक गए हैं? उसने फिर से पूछा। वृद्ध ने सिर हिलाया। बहुत वर्षों से भटक रहा हूं, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बिना उसकी ओर देखे। मोहिनी को समझ आ गया कि उनकी समस्या केवल रास्ता न जानने की नहीं थी, बल्कि यह कुछ और गहराई में छिपा हुआ था, जैसे वे किसी पुरानी स्मृति या पश्चाताप में उलझे हुए थे। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा और चौक खाली होने लगा, लेकिन मोहिनी को महसूस हुआ कि वह वृद्ध को इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकती। उसने कोमल स्वर में पूछा, क्या आपके पास रात बिताने की कोई जगह है? क्या आपको भूख लगी है? वृद्ध ने थोड़ी झिझक के बाद सिर हिला दिया। उनके चेहरे पर हल्की शर्मिंदगी झलक रही थी, लेकिन उनकी थकी हुई आंखें और पास की खाने की दुकानों की ओर जाती उनकी नजरें उनकी भूख को साफ जाहिर कर रही थी। मोहिनी सोच में पड़ गई कि वह उनके लिए क्या कर सकती है। उसका घर कुछ ही दूरी पर था, लेकिन उसे पता था कि उसकी मां किसी अजनबी को घर लाने के विचार से सहमत नहीं होंगी। प्रिय दर्शकों, मोहिनी के मन में उस वृद्ध को इस हाल में छोड़ देने का विचार बेचैनी पैदा कर रहा था। अगर वे यहीं रात गुजारते तो क्या होता? और वह नक्शा, उसका क्या अर्थ था? उसके दिमाग में सवालों की भीड़ थी, लेकिन किसी का भी उत्तर उसके पास नहीं था। तभी वृद्ध ने मौन तोड़ा। मुझे वहां पहुंचना ही होगा, इससे पहले कि देर हो जाए, उन्होंने नक्शे को और मजबूती से पकड़ते हुए कहा। उनकी आवाज में ऐसी तात्कालिकता थी कि मोहिनी को एहसास हुआ कि यह केवल मदद की बात नहीं थी, बल्कि उनके लिए जीवन और मृत्यु का प्रश्न था, भले ही वह इसका कारण न समझ पाई हो। मोहिनी ने एक बार फिर नक्शे पर नजर डाली। उसमें एक विशेष स्थान पर गोल निशान बना हुआ था, जैसे वही उनका अंतिम लक्ष्य हो। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाती, वृद्ध हल्के से कांपने लगे, मानो इसके बारे में चर्चा करना भी उनके लिए असहनीय पीड़ा का कारण हो। मैंने वादा किया था कि मैं लौटूंगा, उन्होंने धीमे स्वर में खुद से कहा। उनकी आंखों से एक आंसू टपककर उनके झुर्रियों से भरे चेहरे पर लुढ़क गया। मोहिनी उस वृद्ध की वेदना से गहराई से जुड़ने लगी। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। उसका दिल पूरी तरह से सहायता करने की भावना से भर गया था, लेकिन उसका मन आशंकित था कि वह किसी ऐसी उलझन में पड़ रही है जिसे वह पूरी तरह से नहीं समझ पा रही। जैसे जैसे सूर्य धीरे धीरे क्षितिज में डूबने लगा, मोहिनी को महसूस हुआ कि यह मुलाकात महज इत्तेफाक नहीं थी। यह कुछ ऐसा था जिसे वह अनदेखा नहीं कर सकती थी। मोहिनी कुछ देर तक बुजुर्ग के पास बैठी रही, यह सोचते हुए कि वह उनकी किस प्रकार सहायता कर सकती है। उसने जो भी प्रश्न किए, उनके उत्तर या तो झिझक में मिले या फिर मौन में। वे स्पष्ट रूप से नहीं बता पा रहे थे कि उन्हें उस नक्शे में चिन्हित स्थान पर क्यों जाना है, लेकिन वे बार बार यही दोहरा रहे थे कि वहां पहुंचना बेहद जरूरी है और उन्हें शीघ्रता से वहां जाना होगा। मोहिनी को यह स्पष्ट हो गया कि भले ही उसे पूरी कथा न पता हो, लेकिन यह वृद्ध व्यक्ति किसी ऐसी पीड़ा से गुजर रहे हैं जिसे अनदेखा करना संभव नहीं था। मुझे वहां पहुंचना ही है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, उन्होंने नक्शे को टकटकी लगाकर देखते हुए कहा, जैसे उनकी संपूर्ण जिंदगी उसी पर निर्भर हो। मोहिनी का हृदय कसक उठा। उसने सोचना शुरू किया कि वह उनकी कैसे मदद कर सकती है, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसके पास उतने पैसे नहीं हैं। जो भी थोड़ी बहुत बचत उसके पास थी, वह उसकी विद्यालय की आवश्यकताओं के लिए थी और मुश्किल से एक समय के भोजन के लिए पर्याप्त होती। सोचते सोचते उसे अचानक अपनी साइकिल की याद आई। वह उसकी मां द्वारा उपहार में दी गई थी, जिसे उन्होंने बड़ी कठिनाई से उसके जन्मदिन पर खरीदा था। वह साइकिल केवल परिवहन का साधन नहीं थी, बल्कि उसकी स्वतंत्रता और आनंदमय पलों का प्रतीक थी। जब भी वह उस पर सवार होकर नगर की गलियों में घूमती, तो उसे एक अद्भुत शांति का अनुभव होता था। लेकिन अब साइकिल को छोड़ने का विचार आते ही उसका गला भर आया। फिर भी जब उसने वृद्ध व्यक्ति की ओर देखा, जो अपने नक्शे को छाती से लगाए हुए थे, मानो वह उनकी अंतिम उम्मीद हो, तो वह अपनी भावनाओं को अनदेखा नहीं कर सकी। क्या मेरी साइकिल से ज्यादा यह महत्वपूर्ण नहीं है? उसने खुद से सवाल किया। उसकी आंखें भीग गईं। यह निर्णय सरल नहीं था,
लेकिन मोहिनी जानती थी कि उसे क्या करना है। भारी मन से उसने वृद्ध को पास के एक पेड़ की छांव में बैठाया और उनसे कहा कि वह थोड़ी देर में वापस आएगी। फिर वह तेज कदमों से उस साइकिल की दुकान की ओर भागी, जहां एक परिचित दुकानदार पुराने सामानों की खरीद फरोख्त किया करता था। तुम अपनी साइकिल बेच रही हो? दुकानदार ने हैरानी से पूछा। मोहिनी कुछ पल के लिए ठिठकी। उसकी आंखों में बीते हुए पलों की स्मृतियां तैरने लगीं। फिर उसने धीरे से सिर हिलाया। मैं किसी की सहायता के लिए ऐसा कर रही हूं, उसने फर्श पर अपनी नजरें टिकाए हुए कहा। दुकानदार ने साइकिल की जांच की और एक मामूली राशि की पेशकश की। यह अधिक नहीं थी, लेकिन इतनी थी कि वृद्ध व्यक्ति के लिए बस का टिकट और शायद खाने के लिए कुछ खरीदा जा सके। मोहिनी ने अपने मन को शांत किया और विनम्रता से पैसे स्वीकार कर लिए। जब उसने अपनी साइकिल सौंप दी तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने अपने ही किसी हिस्से को अलविदा कह दिया हो। यह कठिन था, लेकिन उसने खुद को समझाया कि अभी यही उचित है। पैसे लेकर वह तेजी से चौक की ओर दौड़ी, जहां वृद्ध व्यक्ति व्याकुलता से उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। अब वे पहले से भी अधिक थके और झुके हुए दिख रहे थे। जब मोहिनी ने उनके सामने पैसे बढ़ाए तो उन्होंने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर ली। तुमने ऐसा क्यों किया? उन्होंने कांपती हुई आवाज में पूछा। मोहिनी ने हल्की मुस्कान देने की कोशिश की, लेकिन अपनी भावनाओं को पूरी तरह छुपा नहीं पाई। क्योंकि आपको इसकी मुझसे अधिक आवश्यकता है, उसने विनम्रता से उत्तर दिया। वृद्ध ने कांपते हाथों से पैसे थाम लिए, लेकिन उनकी आंखों में नमी झलक आई। उन्होंने कुछ क्षणों तक मोहिनी को देखा, मानो यह समझने का प्रयास कर रहे हों कि इतनी कम उम्र की लड़की उनके लिए इतना बड़ा त्याग कैसे कर सकती है। तुम बहुत उदार हो बेटी, उन्होंने भावुक होकर कहा। मैं तुम्हारा आभार कैसे व्यक्त करूं, यह मुझे नहीं पता, लेकिन एक दिन तुम खुद समझोगी। फिर भी उनकी आभार भरी आंखों में गहरी उदासी छिपी हुई थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अब उनके पास साधन तो है, लेकिन उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। उनका नक्शा अब भी उनके मार्गदर्शन का एकमात्र साधन था, और उनकी मंजिल उतनी ही दूर लग रही थी जितनी पहले थी। मोहिनी ने उन्हें प्रोत्साहित करने का प्रयास किया। अब आप नक्शे वाली जगह पर जा सकते हैं, है ना? उसने हल्के अंदाज में पूछा। वृद्ध ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उनकी आंखों में कोई राहत नहीं थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यह यात्रा केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी थी। मोहिनी के मन में भी सवाल उठने लगे कि क्या उसकी सहायता पर्याप्त होगी। जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ी, वृद्ध ने उसे रोका और अपनी जेब से एक छोटा सा कागज निकाला। उसमें वही चिन्ह बना हुआ था जो नक्शे पर था। इसे अपने पास रखो, उन्होंने धीरे से कहा, कागज को मोहिनी की हथेली में रखते हुए। यह तुम्हारे काम आ सकता है। मोहिनी ने जिज्ञासा से उस कागज को देखा, लेकिन उसका अर्थ नहीं समझ पाई। इससे पहले कि वह कुछ और पूछ पाती, वृद्ध धीरे धीरे नक्शा और पैसे पकड़े हुए आगे बढ़ गए। मोहिनी तब तक उन्हें देखती रही जब तक वे शहर की गलियों में ओझल नहीं हो गए। उसके मन में यह एहसास गहराने लगा कि यह मुलाकात यहीं समाप्त नहीं होगी। फिलहाल उसने जो किया वही उसका सुकून था। हालांकि साइकिल खोने से जो खालीपन उसके भीतर था, वह अब और अधिक महसूस होने लगा। उसने सोचा कि अब उसकी दिनचर्या कैसी होगी जब उसे हर रोज पैदल चलना पड़ेगा। फिर भी इस त्याग पर उसे कोई पछतावा नहीं था। उस वृद्ध की आंखों में कुछ ऐसा था जिसने उसे विश्वास दिलाया कि उसने सही निर्णय लिया है। उसने अपने हाथ में पकड़े छोटे कागज को फिर से देखा। उसमें वही गोल निशान बना हुआ था जो उस पुराने नक्शे में था। यह अजीब था, लेकिन मोहिनी को लगा कि यह कागज किसी बड़े रहस्य का हिस्सा है। उसके मन में सवालों की लहरें उठने लगी, लेकिन उनके साथ एक अनजानी उम्मीद भी थी। वह सोचने लगी, यह बुजुर्ग आखिर क्या खोज रहे थे, और क्यों मुझे लग रहा है कि मैं किसी न किसी रूप में इससे जुड़ी हुई हूं। अगली सुबह मोहिनी किसी भी चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रही थी। वृद्ध से हुई मुलाकात और अपनी साइकिल बेचने का निर्णय बार बार उसके मन में घूम रहा था। चिंता से भरे दिल के साथ उसने सोचा, क्यों ना उस चौक पर जाऊं जहां मैंने उन्हें छोड़ा था। चौक धीरे धीरे फिर से दुकानदारों और राहगीरों से भरने लगा, लेकिन जिस बेंच पर वह वृद्ध बैठे थे वह अब खाली थी। मोहिनी ने इधर उधर देखा, उनकी झलक पाने की कोशिश की, लेकिन वे कहीं नजर नहीं आए। क्या वे अपनी यात्रा पर निकल गए? उसने खुद से पूछा।
लेकिन उनकी गैर मौजूदगी से उसे राहत नहीं मिली। इसके विपरीत उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी बढ़ने लगी। वह उम्मीद कर रही थी कि कम से कम यह तो पता चले कि उन्होंने अपनी यात्रा शुरू कर दी है, लेकिन चारों ओर से उसे कोई जवाब नहीं मिला। सच्चाई जानने के उद्देश्य से उसने वहां के दुकानदारों से पूछताछ शुरू की। पास के फल विक्रेता ने कंधे उचकाते हुए कहा, चौक खाली होने के बाद वह अचानक गायब हो गए। मैं नहीं जानता कि वे कहां गए। अन्य दुकानदार जो अपनी दुकानें सजा रहे थे ने भी सिर हिला दिया। शायद वह अपनी यात्रा पर निकल गए होंगे, किसी ने सुझाव दिया। इन जवाबों के बावजूद मोहिनी को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसके भीतर की आवाज कह रही थी कि यह बुजुर्ग ऐसा नहीं था जो बिना कोई निशान छोड़े चला जाए। वह एक साथ कमजोर और दृढ़ प्रतीत होते थे, जैसे उनकी यात्रा में केवल पैसों से अधिक किसी चीज की आवश्यकता हो। लेकिन फिर उन्होंने विदा क्यों नहीं ली, या कम से कम कोई संदेश क्यों नहीं छोड़ा? जैसे ही मोहिनी ने उम्मीद छोड़नी शुरू की, उसकी नजर कुछ अनोखी चीज पर पड़ी। उसी बेंच पर जहां कल वह बुजुर्ग बैठे थे, एक कागज का टुकड़ा सावधानी से मोड़ा हुआ पड़ा था। यह वही नक्शा था जो वे कल अपने पास रखे हुए थे। उसके चिन्ह और रहस्यमय प्रतीक मोहिनी की स्मृतियों में बस चुके थे। उसने कागज को धीरे से उठाया, मानो वह कोई मूल्यवान वस्तु हो, और महसूस किया कि शायद इसे जानबूझकर वहीं छोड़ा गया था। बेंच पर बैठकर उसने नक्शे को दोबारा खोला और बारीकी से देखा। इसके पुराने चिन्ह और गोल निशान अब उसे किसी पहेली जैसे प्रतीत हो रहे थे, मानो वे किसी समाधान की प्रतीक्षा कर रहे हों। जो कल तक बस एक अजीब वस्तु लग रही थी, वह अब एक संदेश जैसी प्रतीत हो रही थी। उन्होंने यह नक्शा यहां क्यों छोड़ा होगा, यदि यह उनके लिए इतना महत्वपूर्ण था? मोहिनी ने खुद से बुदबुदाया। उसने पाया कि नक्शे को विशेष तरीके से मोड़ा गया था, मानो किसी एक महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान खींचने के लिए। गोल निशान, जो पहले बस एक साधारण चिन्ह जैसा लग रहा था, अब मानो पूरी बात का केंद्र बन चुका था। ऐसा लग रहा था कि उस स्थान पर कुछ छुपा हुआ था जिसे खोजा जाना चाहिए। मोहिनी को एहसास हुआ कि शायद बुजुर्ग चाहते थे कि वह उनकी यात्रा को अब आगे बढ़ाए। अब वह सोचने लगी कि क्या वे सच में अपनी यात्रा पर निकल चुके हैं, या उनके साथ कुछ और हुआ है? क्या उन्हें जाने से रोका गया था, या क्या उन्होंने मुझे किसी खतरे से बचाने के लिए यह छोड़ा? जितना वह सोचती गई, उतने ही अधिक सवाल उसके मन में उठते गए, लेकिन कोई भी उत्तर उसे संतोषजनक नहीं लगा। नक्शे को गहराई से देखते हुए मोहिनी को कुछ छोटे छोटे अंक दिखाई दिए जो किनारों पर लिखे हुए थे। ये अंक लगभग अदृश्य थे। क्या यह कोई संकेत है या कोई छुपा हुआ संदेश? उसने सोचा। जितनी बार उसने नक्शे को देखा, उतना ही वह और रहस्यमय लगता गया। ऐसा महसूस हो रहा था कि यह एक गहरी पहेली है जो अपने भीतर गुप्त राज छुपाए हुए है और केवल धैर्यवान व्यक्ति के लिए अपने रहस्य उजागर करेगी। हालांकि वह उत्सुक थी, लेकिन एक साथ झुंझला भी रही थी। क्या मैं धोखा खा गई हूं? उसने खुद से प्रश्न किया। साइकिल खोने का ख्याल और यह सोच कि शायद उसे किसी झूठी कहानी में फंसाया गया हो, उसके दिल को उदासी से भर रहा था। लेकिन उसके भीतर कहीं एक हल्की सी आवाज उसे विश्वास दिला रही थी कि इस कहानी में उससे कहीं अधिक छिपा हुआ है। मोहिनी ने नक्शे को कस कर थामा और सोचने लगी कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसका एक हिस्सा चाहता था कि वह इसे यहीं छोड़ दे और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाए, लेकिन उसका दूसरा और अधिक प्रबल हिस्सा महसूस कर रहा था कि इस रहस्य को छोड़ देना ऐसा होगा जैसे वह किसी महत्वपूर्ण उद्देश्य को अधूरा छोड़ रही हो। उन्होंने क्या खोया था और यह इतना जरूरी क्यों था? यह सवाल उसे लगातार परेशान कर रहा था। चौक में मिठाई बेचने वाली एक महिला ने मोहिनी को नक्शा पकड़े हुए देखा और कहा, वह बुजुर्ग कल इसी कागज के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि यही उनकी आखिरी उम्मीद है, लेकिन कोई उनकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। इन शब्दों ने मोहिनी के इरादे को और अधिक दृढ़ कर दिया। मुझे इस रहस्य को सुलझाना ही होगा, उसने खुद से कहा। जैसे ही चौक फिर से दुकानदारों और राहगीरों की चहल पहल से भरने लगा, मोहिनी नक्शा हाथ में लिए एक नई दृढ़ता के साथ खड़ी हो गई। यह केवल एक पुराना कागज नहीं था, यह एक संदेश था जो जानबूझकर या अनजाने में उसे सौंपा गया था। उसने तय कर लिया कि वह इस पहेली को हल करेगी, चाहे अंत में उसे कुछ भी हासिल हो। चौक से निकलने से पहले मोहिनी ने एक आखिरी बार उस खाली बेंच की ओर देखा
जैसे उम्मीद कर रही हो कि शायद बुजुर्ग फिर से वहीं बैठे मिलेंगे। उनकी खोई हुई आंखें और अस्पष्ट शब्द अब भी उसके दिल में गूंज रहे थे। भले ही उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि आगे क्या आने वाला है, लेकिन उसे महसूस हुआ कि अब वह पीछे नहीं हट सकती। अब यह नक्शा उसका था और जो भी यह दर्शा रहा था उसे खोजने की जिम्मेदारी अब उसकी थी। अपने घर लौटकर मोहिनी ने नक्शा मेज पर फैलाया। उसके फीके पड़ चुके निशानों और गोल चिन्हों को ध्यान से देखते हुए वह सोचने लगी कि आखिर यह रहस्य क्या हो सकता है। कागज इतना पुराना और जर्जर था कि मानो वह समय की अनगिनत कहानियों का साक्षी हो। जैसे ही मोहिनी ने नक्शे को ध्यान से देखा, उसे महसूस हुआ मानो उसने अतीत का कोई गहरा रहस्य अपने भीतर छुपा रखा हो। नक्शे की रेखाएं कोई स्पष्ट मार्ग नहीं दिखा रही थीं और उस पर बने अजीब प्रतीक किसी प्राचीन लिपि जैसे प्रतीत हो रहे थे, जो समय के साथ भुला दी गई हो। जितना अधिक उसने नक्शे को देखा, उतना ही उसमें कुछ अनूठा और रहस्यमय महसूस होने लगा। फिर उसकी नजर नक्शे के ऊपरी कोने में बने एक बड़े गोल चिन्ह पर टिक गई। यह अन्य चिन्हों से भिन्न और विशेष लग रहा था। उसने अपनी आंखों को थोड़ा सिकोड़कर उसे ध्यान से देखा। वह स्थान उसे थोड़ा परिचित लगा। वह एक दूरस्थ जंगल था जहां बहुत कम लोग जाते थे। उस क्षेत्र को रहस्यमय और निर्जन माना जाता था। ऊंचे और घने पेड़ों से घिरे उस जंगल में ऐसा कुछ भी नहीं दिखता था जो खास हो। लेकिन अगर नक्शे पर दर्शाया गया बिंदु सच में वहां था, तो शायद वहां कुछ छुपा हुआ था जिसे अब तक कोई नहीं जानता था। लेकिन ऐसा क्या हो सकता है जिसकी ओर बुजुर्ग ने संकेत दिया था? मोहिनी ने खुद से सोचा। उसने तय किया कि वह लोगों से इसके बारे में जानकारी जुटाएगी। उसने अपने पड़ोसियों से पूछना शुरू किया, लेकिन अधिकांश लोग उसकी बातों में दिलचस्पी नहीं ले रहे थे या उसे टाल रहे थे। वहां कुछ नहीं है, बस पेड़ पौधे हैं, एक व्यक्ति ने कहा। एक पड़ोसन ने कंधे उचकाते हुए कहा, वह जगह उतनी ही पुरानी है जितना यह शहर। तुम्हें इसमें क्या आकर्षित कर रहा है? इन प्रतिक्रियाओं से मोहिनी थोड़ी निराश हुई, लेकिन उसकी जिज्ञासा और भी प्रबल हो गई। उत्तरों की खोज में वह चौक के कोने पर स्थित एक प्राचीन वस्तुओं की दुकान के पास पहुंच गई। दुकान की खिड़की में सजाए गए पुराने और घिसे पिटे सामान उसे अपने नक्शे की याद दिला रहे थे। उसने बिना देर किए दुकान में कदम रखा। अंदर पुराने लकड़ी के फर्नीचर और धूल भरी किताबों की हल्की सी गंध फैली हुई थी। एक वृद्ध दुकानदार काउंटर के पीछे बैठे हुए एक पुरानी घड़ी को साफ कर रहे थे। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, बेटी, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूं? मोहिनी ने अपने बैग से नक्शा निकाला और काउंटर पर फैला दिया। क्या आप जानते हैं कि इन चिन्हों का कोई अर्थ हो सकता है? उसने उम्मीद से पूछा। दुकानदार ने अपने चश्मे को ठीक किया और नक्शे को ध्यान से देखने लगे। कुछ पल बाद उन्होंने सबसे बड़े गोल चिन्ह की ओर इशारा करते हुए कहा, मैंने इसके बारे में सुना है। यह खोए हुए खजाने की कहानियों से जुड़ा माना जाता है, लेकिन मैंने इसे कभी वास्तविक रूप में नहीं देखा। मोहिनी झुककर उनकी बात को ध्यान से सुनने लगी। खोया हुआ खजाना, कैसी कहानी है यह? दुकानदार हल्के से मुस्कुराए, जैसे कोई पुराना रहस्य छुपा रहे हों। कहते हैं कि बहुत पहले एक व्यापारी ने अपनी विशाल संपत्ति को छुपा दिया था और फिर वह अचानक गायब हो गया। किसी को नहीं पता कि यह सच है या महज कथा, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उसने इसे ढूंढने के लिए चिन्ह छोड़ दिए थे। क्या तुम्हारा नक्शा इसी से संबंधित हो सकता है? यह मैं नहीं जानता। दुकानदार की बातों ने मोहिनी को और उलझन में डाल दिया। खोई हुई दौलत? उसने मन में विचार किया, लेकिन बुजुर्ग ने कभी किसी खजाने या संपत्ति का उल्लेख नहीं किया था। शायद उनकी खोज केवल किसी स्थान तक पहुंचने की नहीं, बल्कि किसी महत्वपूर्ण चीज को पाने की थी। मोहिनी ने नक्शे की ओर देखा, यह सोचते हुए कि क्या यह चिन्ह सच में किसी बड़े रहस्य या खजाने तक पहुंचने की कुंजी थे। यह विचार उसे उत्साहित भी कर रहा था और थोड़ा डर भी। लेकिन एक सवाल बार बार उसके मन में उठ रहा था, अगर यह नक्शा इतनी कीमती चीज का राज खोलता है, तो उन्होंने इसे मेरे पास क्यों छोड़ा? क्या उन्हें विश्वास था कि मैं इसे पूरा कर पाऊंगी? दुकान से बाहर निकलने से पहले मोहिनी ने दुकानदार से उस जंगल के बारे में पूछा, क्या आपको उस जगह के बारे में कुछ पता है? दुकानदार ने धीरे से सिर हिलाया। वह एक पुरानी जगह है, लेकिन मुझे यकीन नहीं कि वहां क्या हो सकता है। कुछ लोग वहां नहीं जाते, कहते हैं कि वह जगह निर्जन है।
लेकिन मैंने हमेशा सोचा है कि वहां कुछ ऐसा है जो दिखाई नहीं देता। दुकानदार की बातों ने मोहिनी के मन में और भी प्रश्न खड़े कर दिए। नक्शा मानो उसे अपनी ओर खींच रहा था। उसने बुजुर्ग के दृढ़ और रहस्यमय चेहरे को याद किया। एक दिन तुम समझोगी, उनकी वह बात उसके दिमाग में गूंज उठी। अब यह वाक्य किसी पहेली जैसा लगने लगा था। मोहिनी ने नक्शे को सावधानी से मोड़ा और अपने बैग में रख लिया। अब उसकी जिज्ञासा उसके डर पर हावी हो चुकी थी। उसे महसूस हो रहा था कि जंगल में कुछ ऐसा है जिसे जानना जरूरी है। यह रहस्य उसे भीतर से पुकार रहा था। हालांकि अकेले उस जगह पर जाने का विचार उसे थोड़ा भयभीत कर रहा था, फिर भी वह समझ चुकी थी कि इस नक्शे को अनदेखा करना अब संभव नहीं है। यह सिर्फ एक पुराना कागज नहीं था, बल्कि मानो उसका भविष्य उससे जुड़ा हुआ था। यह सोचते हुए वह धीरे धीरे अपने घर की ओर चल पड़ी। उसने मन ही मन तय कर लिया कि अगले दिन वह जंगल में जाएगी, चाहे जो भी हो। उसका मन अनगिनत सवालों और उम्मीदों से भरा था, लेकिन अब एक बात स्पष्ट थी, वह अब पीछे नहीं हट सकती थी। नक्शा, बुजुर्ग और जंगल अब उसकी कहानी का अभिन्न हिस्सा बन चुके थे। जो कुछ भी उसका इंतजार कर रहा था, मोहिनी को यह एहसास हो रहा था कि यह यात्रा उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकती है। अगली सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ ही मोहिनी उठ गई। उसने अपने बैग में नक्शा संभाला और अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। जब वह जंगल के प्रवेश द्वार पर पहुंची तो वहां का दृश्य देखकर चौंक गई। एक वृद्ध महिला ताजे फूलों से सजी छोटी सी मेज पर बैठी थी और फूल बेच रही थी। यह दृश्य अजीब था, क्योंकि यह स्थान न तो कोई लोकप्रिय स्थल था और न ही यहां आमतौर पर कोई आता जाता था। मोहिनी कुछ क्षण के लिए रुकी और सोच में पड़ गई। क्या यह सिर्फ एक संयोग है? तभी महिला की शांत लेकिन तीखी आवाज ने उसकी तंद्रा तोड़ दी। तुम मोहिनी हो, है ना? मोहिनी चौंक गई। यह महिला उसका नाम कैसे जानती है? महिला ने बिना सिर उठाए कहा, मैंने तुम्हारे और उस नक्शे के बारे में सुना है। अब उन्होंने अपनी गहरी नजरें मोहिनी पर टिका दी। अगर तुम अपने भले की चाह रखती हो तो वापस लौट जाओ। यह रास्ता तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। महिला की बातों से मोहिनी थोड़ी असमंजस में पड़ गई। उसके कदम अनायास ही कुछ पीछे हट गए, लेकिन डर के बजाय उसने अपने भीतर एक अनोखी दृढ़ता महसूस की। मैं पीछे नहीं हट सकती, उसने आत्मविश्वास से जवाब दिया। उसके भीतर सवालों की हलचल जरूर थी, लेकिन अब वह अपने निर्णय से पीछे नहीं हट सकती थी। महिला ने धीरे से सिर हिलाया, मानो उन्हें पहले से ही यह उम्मीद हो। यह जंगल ऐसे रहस्य छुपाए हुए है जिन्हें उजागर नहीं किया जाना चाहिए, उन्होंने गंभीरता से कहा। फिर उन्होंने एक सफेद फूल उठाया और मोहिनी की ओर बढ़ाते हुए कहा, इसे रख लो बच्ची, यह तुम्हें हर चीज से बचा नहीं पाएगा, लेकिन शायद किसी समय तुम्हारे काम आ जाए। मोहिनी ने फूल ले लिया, लेकिन उसे इसका महत्व समझ नहीं आया। महिला की नजर अब उसके हाथ में पकड़े नक्शे पर पड़ी। उन्होंने हल्के स्वर में कहा, तुम जो खोज रही हो वह सिर्फ वही नहीं है जो तुम सोच रही हो, यह उससे कहीं अधिक है। तुम्हें यह भी नहीं पता कि वास्तव में तुम क्या तलाश रही हो। उनकी बातें रहस्यमय थीं, मानो कोई अंतिम चेतावनी दे रही हो। फिर भी मोहिनी ने पीछे न हटने का निश्चय किया। उसने नक्शे को मजबूती से थाम लिया और जंगल की पगडंडी पर पहला कदम रखा। उसके जूते की आहट नम सतह पर धीमी गूंज पैदा कर रही थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, हर पेड़ उसे और बड़ा और भयावह लगने लगा। महिला की चेतावनी बार बार उसके दिमाग में गूंज रही थी, मानो कोई संकेत हो जिसे वह नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। जंगल अब वैसा नहीं लग रहा था जैसा दूर से दिखाई देता था। आज यह जगह अजीब और अनजान सी महसूस हो रही थी। वहां एक असामान्य सा सन्नाटा पसरा हुआ था। न तो किसी पक्षी की आवाज सुनाई दे रही थी, न ही पत्तों की सरसराहट। बस उसके अपने कदमों की धीमी आहट थी, जो इस गहरे सन्नाटे में और भी डरावनी लग रही थी। क्या मैं यहां अकेली हूं? उसने मन ही मन सोचा और नक्शे को कसकर पकड़ लिया, मानो वही उसकी रक्षा कर सकता हो। रास्ता धीरे धीरे संकरा होने लगा। अब उसे झुके हुए पेड़ों की शाखाओं और जमीन से उभरी हुई जड़ों के बीच से गुजरना पड़ रहा था। जंगल की घनी छांव में सब कुछ और भी रहस्यमय लगने लगा। उसका असहज महसूस करना अब बेचैनी में बदलने लगा था। यह जगह अब सिर्फ एक साधारण जंगल नहीं लग रही थी,
बल्कि किसी अनजाने रहस्य से भरी हुई प्रतीत हो रही थी। मोहिनी की नजर अचानक पेड़ों के तनों पर बने कुछ चिन्हों पर पड़ी। ये वही चिन्ह थे जो नक्शे पर बने हुए थे। उसे यह देखकर सुकून मिलना चाहिए था, लेकिन इसके विपरीत उसे ऐसा लगा जैसे यह स्थान उसे किसी गहरे रहस्य की ओर खींच रहा हो, जिसे वह अब तक नहीं समझ पाई थी। ये चिन्ह बहुत पुराने लग रहे थे, फिर भी इतने स्पष्ट और साफ थे मानो किसी ने उन्हें जानबूझकर छोड़ा हो। थोड़ी दूरी पर चलने के बाद मोहिनी ने दोबारा नक्शा निकाला, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह सही दिशा में जा रही है। तभी उसे अपने पीछे हल्की सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई पेड़ों के बीच से जल्दी जल्दी गुजरा हो। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। यह सिर्फ मेरा भ्रम है, उसने खुद को सांत्वना दी, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। सन्नाटे का बोझ अब उस पर भारी पड़ रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि यह स्थान किसी गहरे रहस्य को छुपाए हुए है और वह धीरे धीरे उसके करीब पहुंच रही है। हर कदम के साथ उसका आत्मविश्वास थोड़ा कम हो रहा था, लेकिन उसकी उत्सुकता उसके डर पर हावी हो रही थी। उसने अपनी मुट्ठी में वह सफेद फूल देखा जो उसे उस बुजुर्ग महिला ने दिया था। वह नहीं जानती थी कि इसका महत्व क्या है, लेकिन अब उसे लग रहा था कि यह सिर्फ एक साधारण संकेत नहीं हो सकता। क्या यह उसकी सुरक्षा के लिए था, या यह महिला की ओर से कोई चेतावनी थी कि वह आगे न बढ़े? इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। अंततः वह एक छोटी सी खुली जगह पर पहुंची, जहां सूरज की हल्की किरणें पेड़ों के बीच से झांक रही थीं। इस स्थान के बीचों बीच एक विशाल पुरानी चट्टान थी, जिस पर वही निशान उकेरे हुए थे जो उसने नक्शे पर देखे थे। यह दृश्य देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे महसूस हुआ कि नक्शा उसे सही जगह पर ले आया है। जैसे ही उसने चट्टान का निरीक्षण किया, उसे फिर से एहसास हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने तुरंत चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन वहां सिर्फ पेड़ और उनकी छायाएं थीं। फिर भी उसे ऐसा लग रहा था मानो किसी अदृश्य उपस्थिति का एहसास हो रहा हो, जो उसके भीतर तक सिहरन पैदा कर रहा था। उसने गहरी सांस ली और नक्शे को कसकर थाम लिया। अब जब वह यहां तक पहुंच चुकी थी, तो पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं था। नक्शा उसे यहां तक ले आया था, लेकिन यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। मोहिनी जानती थी कि आगे का मार्ग कठिन होगा, लेकिन उसकी जिज्ञासा और दृढ़ निश्चय उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे थे। जंगल में अपने रहस्यमय अनुभव के बाद जब मोहिनी घर लौटी, तो उसने नक्शा रसोई की मेज पर फैला दिया। उस पर बने अजीब चिन्ह और प्रतीक उसे अब भी उलझा रहे थे, लेकिन इस बार उसकी नजर नक्शे के कोनों पर पड़ी। वहां पेंसिल से लिखे हुए कुछ हल्के और लगभग मिट चुके शब्द थे। वे शब्द उसे कहीं परिचित लग रहे थे। मोहिनी झुककर उन शब्दों को पढ़ने की कोशिश करने लगी। वे तुरंत समझ में नहीं आए, लेकिन उन्हें देखकर उसके मन में एक हल्की सी याद जाग उठी। मैंने इसे कहीं देखा है, उसने धीरे से खुद से कहा, पर वह उस धुंधली याद को पूरी तरह से पकड़ने में असफल रही। उसने सोचा कि यह नक्शा अपनी मां को दिखाना चाहिए। शायद वे कुछ ऐसा जानती हों जिससे उसे कोई संकेत मिल सके। जैसे ही उसने अपनी मां को नक्शा दिखाया, उनके चेहरे पर गहरी हैरानी और चिंता छा गई। वे कुछ पल तक बिना कुछ कहे खड़ी रहीं। उनकी उंगलियां नक्शे को पकड़ते हुए हल्के से कांपने लगी। तुम्हें यह कहां से मिला? उन्होंने हैरानी और चिंतित स्वर में पूछा। मोहिनी ने कुछ क्षण झिझक के बाद पूरी घटना विस्तार से बताई। बुजुर्ग से हुई मुलाकात, उनका अचानक गायब हो जाना और नक्शे की मदद से जंगल तक पहुंचने की बात। उसकी मां ने सब कुछ ध्यान से सुना और फिर उनकी प्रतिक्रिया अप्रत्याशित थी। उन्होंने तुरंत नक्शे को जल्दी से मोड़ा और मोहिनी के हाथ में वापस थमा दिया। तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा। उनकी आवाज किसी सलाह की तरह नहीं, बल्कि एक दृढ़ आदेश जैसी थी। फिर उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह नक्शा तुम्हारे दादाजी का था, लेकिन इसने हमेशा परेशानियां ही खड़ी की। मैं नहीं चाहती कि तुम इसके कारण किसी मुश्किल में पड़ो। मोहिनी उनकी बातों से चौंक गई। यह नक्शा, जो अब तक बस एक पुरानी कागज की पर्ची जैसा लग रहा था, अब किसी बड़े रहस्य का प्रतीक बन चुका था। मोहिनी को यह समझ नहीं आ रहा था कि नक्शा उसकी मां को इतनी गहरी बेचैनी क्यों दे रहा है। इस रहस्य को जानने के लिए उसने अपनी मां से और सवाल किए। दादाजी ने इस नक्शे के साथ ऐसा क्या किया था? यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है?
उसने जिज्ञासा से पूछा। लेकिन उसकी मां ने उसकी ओर देखने से बचते हुए केवल इतना कहा, कुछ कहानियां दोबारा नहीं खोली जानी चाहिए। उनके स्वर में एक गहरी पीड़ा छुपी हुई थी, मानो वे किसी पुरानी याद को फिर से न छूने की प्रार्थना कर रही हों। मां की यह अनिच्छा मोहिनी की उत्सुकता को और भी बढ़ा रही थी। उसे लगने लगा कि उसकी मां कुछ छुपा रही हैं और अब इस नक्शे को छोड़ देना उसके लिए असंभव हो चुका था। दादाजी का उल्लेख होते ही मोहिनी के मन में कुछ धुंधली यादें उभर आईं। उसे अपनी मां की कहानियों में उनके बारे में कुछ बातें याद थीं, लेकिन उनमें ऐसा कुछ नहीं था जो इस नक्शे या उस रहस्यमय बुजुर्ग से जुड़ा हो। अधिक सुराग पाने की उम्मीद में मोहिनी उस छोटी अलमारी के पास गई, जहां उसकी मां ने परिवार की पुरानी और कीमती चीजें संभाल कर रखी थी। उसने एक एक करके सामान देखना शुरू किया। पुराने फीके पड़ चुके फोटो एल्बम, कुछ पत्र और धूल से ढकी कुछ अन्य वस्तुएं। तभी उसकी नजर एक विशेष चीज पर पड़ी। यह उसके दादाजी की एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में वे वही नक्शा पकड़े हुए थे जो अब मोहिनी के पास था। मोहिनी ने तस्वीर को गौर से देखा और पाया कि दादाजी के पास एक छोटी सी वस्तु भी थी, जो किसी पदक या चाबी जैसी दिख रही थी। यह वस्तु उसी चीज जैसी लग रही थी जो उसने चौक पर उस बुजुर्ग के पास देखी थी। इस खोज ने उसके भीतर एक अनोखी उत्तेजना भर दी। यह महज एक साधारण संयोग नहीं हो सकता था। नक्शा, वह बुजुर्ग और उसके दादाजी, इन तीनों के बीच कोई गहरा संबंध था जिसे अब जानना आवश्यक हो गया था। मोहिनी ने यह तस्वीर अपनी मां को दिखाई तो उनकी प्रतिक्रिया अप्रत्याशित और तीव्र थी। तुम्हें यह कहां से मिली? उन्होंने घबराहट और चिंता भरी आवाज में पूछा। उनकी आवाज में डर और गुस्से का एक विचित्र मिश्रण था। उन्होंने झट से तस्वीर को पकड़ लिया। उनके चेहरे पर भय और गहरी उदासी झलक उठी। यह सब अतीत की बातें हैं मोहिनी, इन्हें वहीं रहने दो। मैं तुमसे विनती करती हूं, इसे और मत कुरे दो। उनकी आवाज में असहायता और दर्द छुपा था। लेकिन मोहिनी अब समझ चुकी थी कि वह इस मामले को यूं ही छोड़ नहीं सकती। मां की बातों ने इस बात की पुष्टि कर दी कि यह नक्शा उनके परिवार के किसी गहरे रहस्य से जुड़ा हुआ था। पर क्यों? ऐसा क्या था जिसे इतने वर्षों से छुपाकर रखा गया था? और उस रहस्यमय बुजुर्ग का इस कहानी में क्या महत्व था? हर नई खोज के साथ सवाल बढ़ते जा रहे थे। मोहिनी को एहसास हुआ कि इस नक्शे का रहस्य उसके परिवार की कहानी में ही छिपा है। उसकी मां जितना भी इसे छुपाने का प्रयास कर रही थी, उतना ही उसे लग रहा था कि अब पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं था। नक्शा, तस्वीर और वह बुजुर्ग, इन तीनों के बीच एक कड़ी थी जो किसी बड़ी सच्चाई की ओर संकेत कर रही थी। उस रात मोहिनी ने घंटों तक बैठकर नक्शे और तस्वीर को एक साथ देखा। अब उसे कुछ छोटे छोटे संकेत दिखने लगे जो पहले उसकी नजरों से छूट गए थे। जिस तरह से दादाजी ने नक्शे को संभाला था, उसे यह महसूस हुआ कि वह उनके लिए किसी अनमोल खजाने से कम नहीं था। वह पदक भी, जो मानो किसी गहरी पहेली का हिस्सा था, अब एक महत्वपूर्ण संकेत प्रतीत होने लगा था। यह सोचकर कि यह यात्रा अभी बस शुरू ही हुई है, मोहिनी के भीतर एक नई दृढ़ता जाग उठी। वह जानती थी कि अपनी मां की इच्छाओं के विपरीत जाना आसान नहीं होगा, लेकिन कुछ ऐसा था जिसने उसे यह यकीन दिलाया कि उस बुजुर्ग ने नक्शा उसे किसी विशेष उद्देश्य से दिया था। भले ही उसे यह पता नहीं था कि यह मार्ग उसे कहां ले जाएगा, लेकिन वह समझ चुकी थी कि अब इस यात्रा को अधूरा नहीं छोड़ा जा सकता। नक्शे और तस्वीर को सावधानी से अपने बैग में रखते हुए मोहिनी ने खुद से एक मौन संकल्प लिया। चाहे यह रहस्य कितना भी गहरा हो और चाहे उसे कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, वह सच्चाई का पता लगाएगी। कई दिनों तक इस रहस्य को समझने का प्रयास करते हुए उसने अपने परिवार की कहानियों पर विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया, खासकर अपने दादाजी के जीवन के बारे में। वह उनके बारे में बहुत कम जानती थी, लेकिन अब उनके जीवन की अनकही सच्चाई जानने की तीव्र इच्छा उसके मन में जाग उठी। मोहिनी ने पुरानी बातचीतों को फिर से याद किया, घर में संभाले गए दस्तावेजों को छाना और पड़ोस के बुजुर्गों से चर्चा की। इन्हीं में से एक बातचीत में उसे एक महत्वपूर्ण बात पता चली। उसके जन्म से पहले दादाजी के साथ एक अन्य व्यक्ति भी था जो किसी रहस्यमय काम में उनके सहयोगी थे, लेकिन वह व्यक्ति अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गया था। मोहिनी की बढ़ती जिज्ञासा उसे स्थानीय पुस्तकालय तक ले गई,
जहां उसने पुराने समाचार पत्रों को खंगालना शुरू किया। वहीं उसे एक पुराना अखबार मिला जिसमें उसके दादाजी और एक व्यक्ति का उल्लेख था। उस व्यक्ति का नाम मधुसूदन था। लेख में बताया गया था कि दोनों बहुत घनिष्ठ मित्र थे और जमीन तथा निर्यात के व्यापार में साझेदार थे। हालांकि लेख में उनके बीच किसी विवाद का संकेत भी दिया गया था, यह बात स्पष्ट नहीं थी, लेकिन यह जरूर लिखा था कि किसी बड़े झगड़े के बाद मधुसूदन अचानक लापता हो गए थे। अब यह नाम मोहिनी के दिमाग में लगातार गूंजने लगा। उसे लगने लगा कि चौक में मिला रहस्यमय बुजुर्ग शायद वही व्यक्ति था। उनकी थकी हुई चाल, उम्र से झुका हुआ चेहरा, ये सब अब धीरे धीरे स्पष्ट होने लगे थे। अगर वह व्यक्ति वास्तव में उसके दादाजी के पुराने साथी थे, तो वे परिवार से जुड़े इस नक्शे को लेकर क्यों भटक रहे थे और असल में वे खोज किस चीज की कर रहे थे? इन सवालों के जवाब तलाशते हुए मोहिनी को एक पुरानी डिब्बी मिली जिसमें उसकी मां ने परिवार की चिट्ठियां सुरक्षित रखी थीं। उनमें से एक पीला पड़ चुका लिफाफा उसकी नजरों में अटक गया। यह पत्र मधुसूदन द्वारा उसके दादाजी के नाम लिखा गया था। उस पत्र में किसी गुप्त चीज का जिक्र था जिसे उन्होंने मिलकर कहीं छुपाया था, लेकिन पत्र का लहजा उदासी और कड़वाहट से भरा हुआ था। उसमें एक पंक्ति ने मोहिनी के भीतर सिहरन पैदा कर दी। तुम जानते हो कि तुमने क्या किया और एक दिन सच्चाई सबके सामने आएगी। यह वाक्य विश्वासघात का संकेत देता था, लेकिन इसके शब्द इतने अस्पष्ट थे कि कोई सीधा उत्तर नहीं मिल पा रहा था। मोहिनी अब दुविधा में पड़ गई। एक ओर वह बुजुर्ग थे जिन्हें अब वह मधुसूदन मानने लगी थी। वर्षों से वे किसी उत्तर की खोज में थे, लेकिन उनके भीतर किसी पुराने घाव की टीस भी थी जिसने उन्हें मानसिक रूप से अस्थिर बना दिया था। दूसरी ओर उसके दादाजी थे जिनके बारे में उसकी मां ने हमेशा कहा था कि वे एक नेक और परोपकारी व्यक्ति थे, लेकिन यह पत्र एक अलग ही कहानी बयान कर रहा था। सच्चाई का पता लगाने के लिए मोहिनी ने अपने दादाजी की वही पुरानी तस्वीर फिर से देखी जिसमें वे नक्शा और एक विचित्र पदक पकड़े हुए थे। तस्वीर में उनके चेहरे का भाव सख्त और गंभीर था, मानो वे कोई गहरा रहस्य छुपा रहे हों। अब उसे यकीन हो गया था कि मधुसूदन के पास भी ऐसा ही एक पदक था। क्या यह पदक उस रहस्य की कुंजी था? लेकिन अगर ऐसा था तो दादाजी ने इसे छुपाने की कोशिश क्यों की? अब मोहिनी ने उस बुजुर्ग को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया। वह केवल एक भटका हुआ व्यक्ति नहीं थे, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति थे जो वर्षों से अपने भीतर एक गहरे दर्द और रहस्य का बोझ ढो रहे थे। शायद यह नक्शा उनके लिए अंतिम उम्मीद था। क्या वे अपने खोए हुए अतीत को वापस लाने की कोशिश कर रहे थे? मोहिनी के मन में सवालों की लहरें उठने लगी। उसने अपनी मां से एक बार फिर सच्चाई जानने की कोशिश की। उसने अपने दादाजी के अतीत से जुड़े सवाल पूछे, लेकिन उसकी मां ने अब भी टाल मटोल करना जारी रखा। वे एक अच्छे इंसान थे, उन्होंने हमेशा परिवार के लिए सब कुछ किया, उसकी मां ने ठंडे स्वर में कहा और बात खत्म कर दी। मोहिनी को महसूस हुआ कि या तो उसकी मां पूरी सच्चाई नहीं जानती थी या फिर वे जानबूझकर कुछ छुपा रही थी। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें उजागर करना आवश्यक नहीं होता, उसकी मां ने नक्शे और पत्र को देखते हुए कहा। उनकी आंखों में गहरा दर्द झलक रहा था। मोहिनी जान चुकी थी कि यह रहस्य उसके परिवार से गहराई से जुड़ा हुआ है। अब वह इस बात का पक्का इरादा कर चुकी थी कि वह सच्चाई का पता लगाएगी, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। नक्शा, पत्र और वह रहस्यमय बुजुर्ग, ये सब अब किसी बड़ी सच्चाई का हिस्सा लगने लगे थे। मोहिनी के पास अब तक इस रहस्य के कई टुकड़े जुड़ चुके थे, लेकिन पूरी तस्वीर अभी भी धुंध में ढकी हुई थी। यह स्पष्ट हो गया था कि वह बुजुर्ग केवल एक असहाय व्यक्ति नहीं थे, बल्कि एक बड़ी और जटिल कहानी का हिस्सा थे। एक ऐसी कहानी जिसमें विश्वासघात, छिपे हुए राज और किसी मूल्यवान चीज का संकेत था। जब यह तय हो गया कि वह बुजुर्ग वास्तव में मधुसूदन थे, तो मोहिनी को एहसास हुआ कि इस रहस्य को सुलझाना अब और भी जरूरी हो गया है। एक सवाल उसके मन में बार बार उठ रहा था, क्या मधुसूदन न्याय की तलाश में थे या उनके इरादे कुछ और थे? क्या चौक में मिला उनका उदास चेहरा वास्तविक था या उसके पीछे किसी पुराने दर्द और कड़वाहट की परछाई छुपी थी? इन विचारों ने उसे परेशान किया, लेकिन उसने यह भी समझ लिया कि उसे इस रहस्य को सुलझाने के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए।
उसे अपने भीतर की शक्ति पर भरोसा करना होगा। सवालों और अनजाने भय के बावजूद मोहिनी ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब वह इस नक्शे को छोड़ नहीं सकती। यह अब केवल एक पुराना कागज नहीं था, बल्कि उसकी अपनी कहानी का हिस्सा बन चुका था। अगर मधुसूदन ने यह नक्शा मुझे दिया है तो जरूर उन्होंने सोचा होगा कि मैं इसे पूरा कर सकती हूं, उसने अपने आप से कहा। जितना वह इसके बारे में सोचती, उतना ही उसे लगता कि यह कोई मामूली बात नहीं थी। शायद उसके दादाजी वह व्यक्ति नहीं थे जिन्हें उसकी मां हमेशा एक नेक और निस्वार्थ इंसान के रूप में प्रस्तुत करती आई थी। और शायद मधुसूदन बदले की भावना से नहीं, बल्कि किसी गहरी खोज में थे। अपनी जिज्ञासा को मजबूत करते हुए मोहिनी ने नक्शे को एक बार फिर ध्यान से देखा। अब उन अजीब प्रतीकों और चिन्हों में उसे एक रहस्यमय पहचान महसूस हो रही थी, जैसे वे उसके आने की प्रतीक्षा कर रहे हों। मधुसूदन का पत्र उसके मन में ताजा था, लेकिन अब वह जान चुकी थी कि असली उत्तर तभी मिलेंगे जब वह इस यात्रा को अंत तक पूरा करेगी। नक्शा, चिट्ठी और तस्वीर को अपने बैग में संभालते हुए मोहिनी ने गहरी सांस ली। जो कुछ भी उसे इस सफर में मिलने वाला था, वह उसके लिए तैयार थी। यह यात्रा उसे गहरे रहस्यों की ओर ले जाने वाली थी, और अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। हर कदम के साथ यह रहस्य और भी पेचीदा होता जा रहा था। अगली सुबह मोहिनी बहुत जल्दी उठी और उस पथ पर चल पड़ी जो नक्शे में पहाड़ों की ओर इशारा कर रहा था। उसकी पीठ पर एक छोटा सा बैग था जिसमें पानी, नक्शा और दादाजी की तस्वीर रखी हुई थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, जंगल पीछे छूटता गया और रास्ता पत्थरीला और कठिन होता गया। यह यात्रा आसान नहीं थी। ढीली चट्टानें और उभरी हुई शाखाएं इसे और मुश्किल बना रही थीं। फिर भी मोहिनी ने अपने कदम नहीं रोके। उसे हर कदम के साथ यह अनुभव हो रहा था कि वह उन उत्तरों के करीब पहुंच रही है जिनकी उसे तलाश थी। कई घंटों की यात्रा के बाद उसने देखा कि रास्ते में कुछ पुराने संकेत बिखरे पड़े थे। पेड़ों के बीच एक पुरानी ध्वस्त झोपड़ी छिपी हुई थी जो अब सड़ी गली लकड़ियों में बदल चुकी थी। पास ही एक जली हुई आग की जगह थी जहां पत्थरों पर अब भी काले निशान मौजूद थे। यह देख मोहिनी के भीतर एक अजीब हलचल हुई। यह स्थान जो अब वीरान पड़ा था, अपने भीतर बीते समय की अनकही कहानियां समेटे हुए था। ऐसी कहानियां जिनके बारे में शायद अब कोई नहीं जानता था। तेज हवा की सरसराहट ही अब उसका एकमात्र साथी थी, लेकिन यह अकेलापन अब उसके मन को विचलित करने लगा। जो जंगल पहले उसे शांति का एहसास कराता था, उसमें अब एक अनजानी गहराई और रहस्य का भार महसूस होने लगा। उसने नक्शे पर नजर डाली। वह उस विशेष चिन्ह के पास पहुंच चुकी थी जिसे नक्शे पर सबसे महत्वपूर्ण बताया गया था। हर कदम के साथ उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। आखिरकार उसने देखा कि चट्टानों के बीच एक गुफा का द्वार छुपा हुआ था। गुफा के प्रवेश पर वही चिन्ह उकेरा हुआ था जो नक्शे पर अंकित था। समय के साथ यह चिन्ह थोड़ा मिट चुका था, लेकिन फिर भी स्पष्ट दिखाई दे रहा था। मोहिनी ने पत्थर को हल्के हाथों से छुआ। वह ठंडा और कठोर था, जैसे सदियों के रहस्य उसके भीतर छुपे हुए हों। गुफा के भीतर की हवा भारी और सीलन भरी थी, जिसमें मिट्टी और धातु जैसी अजीब गंध फैली हुई थी। धीरे धीरे जब उसकी आंखें अंधेरे में देखने के अभ्यस्त हुईं, तो उसने गुफा के बीचों बीच एक लकड़ी का संदूक देखा जो हल्की धूल से ढका हुआ था। मोहिनी के हाथ हल्के हल्के कांपने लगे। यह अनुभव मानो किसी दैवीय संकेत जैसा लग रहा था। उसे महसूस हुआ कि वह उस गहरे रहस्य के केंद्र तक पहुंच चुकी थी। संदूक के पास जाते ही उसकी नजर एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी जो ढक्कन पर चिपकी हुई थी। कागज पर लिखावट पुरानी लेकिन साफ और प्रभावशाली थी। उसमें लिखा था, सत्य तुम्हें मुक्त कर सकता है या विनाश की ओर ले जा सकता है। यह संदेश मानो उसी के लिए लिखा गया हो। एक सिहरन उसकी रीढ़ में दौड़ गई। उसने गहरी सांस ली, ईश्वर का स्मरण किया और सोचने लगी कि इस संदूक में ऐसा क्या छिपा हो सकता है जो इस प्रकार की चेतावनी के योग्य हो। मोहिनी ने संदूक की पुरानी खुरदरी लकड़ी पर धीरे धीरे हाथ फेरा। उसके मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। अगर इसके भीतर कुछ ऐसा हुआ जो मेरे दादाजी की छवि को कलंकित कर दे, अगर यह सत्य मेरे परिवार की पहचान को बदल दे। यह विचार आते ही उसके कदम ठिठक गए। गुफा का सन्नाटा अब और भी गहरा और भयावह लगने लगा।
अगर इसे खोलना कोई भारी भूल साबित हुई तो? वह अपने भीतर की आवाज सुनने लगी। उसका एक हिस्सा उसे सावधान कर रहा था कि इस संदूक को न खोले, लेकिन उसका दूसरा हिस्सा कह रहा था कि अब वह इतनी दूर आ चुकी है कि लौटने का कोई विकल्प नहीं। उसने फिर से गहरी सांस ली और साहस बटोरने का प्रयास किया। तभी उसे एहसास हुआ कि वह गुफा में अकेली नहीं है। उसने धीरे धीरे चारों ओर नजर दौड़ाई। हल्की सी सरसराहट उसके कानों में गूंजी, मानो कोई धीमे कदमों से उसके पास आ रहा हो। उसका शरीर एक पल के लिए स्तब्ध हो गया। उसने तेजी से गुफा के प्रवेश द्वार की ओर देखा, लेकिन वहां केवल अंधकार का साम्राज्य था। कौन है वहां? उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। वह आवाज उतनी ही अचानक शांत हो गई जितनी तेजी से आई थी। मोहिनी ने अपने स्थान से उठकर चारों ओर देखा, पर सब कुछ शांत था। यह सिर्फ मेरा भ्रम तो नहीं? उसने खुद से सवाल किया। लेकिन उन कदमों की गूंज अब भी उसके कानों में अटकी हुई थी। भय ने उसके मन को जकड़ लिया, लेकिन सच्चाई जानने की उसकी तीव्र इच्छा इस डर से कहीं अधिक प्रबल थी। उसकी नजर फिर से संदूक पर गई। उसने उसके पुराने ताले को छुआ। वह ताला मजबूत नहीं लग रहा था। यदि उसके पास सही चाबी या कोई औजार होता तो वह आसानी से खुल सकता था, लेकिन संशय ने अब भी उसे जकड़ रखा था। क्या इसके भीतर वे उत्तर हैं जिनकी मुझे तलाश थी? उसने खुद से पूछा। तभी फिर से कदमों की आहट सुनाई दी, इस बार पहले से भी अधिक निकट से। मोहिनी का दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा मानो वह उसकी छाती से बाहर निकल जाएगा। उसने चारों ओर नजर घुमाई, पर उसे कुछ नहीं दिखा। उसे लगने लगा जैसे कोई छिपकर उसे देख रहा हो। गुफा का वातावरण इतना भारी हो गया कि वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। अचानक हल्की सी धातु की खनक सुनाई दी, मानो कहीं कोई जंजीर हिली हो। यह आवाज गुफा के प्रवेश द्वार के पास से आई थी। मोहिनी ने जल्दी से मुड़कर देखा और अपने सीने से नक्शा कसकर चिपका लिया, जैसे वह ही उसकी रक्षा करेगा। कौन है वहां? उसने इस बार जोर से पुकारा, पर फिर वही गहरा सन्नाटा छा गया। वह भय से कांप रही थी, लेकिन फिर भी गुफा छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं थी। डर और साहस के इस अजीब मेल ने उसे वहीं पर बने रहने के लिए मजबूर कर दिया था। उसकी नजर फिर से संदूक पर टिक गई। ढक्कन पर लिखा हुआ संदेश अब उसके मस्तिष्क में लगातार गूंज रहा था। सत्य तुम्हें मुक्त कर सकता है या विनाश की ओर ले जा सकता है। मोहिनी ने एक बार फिर गहरी सांस ली। वह जानती थी कि यह एक निर्णायक क्षण था। अब लौटने का कोई रास्ता नहीं था। धीरे धीरे संदूक की ओर झुकते हुए उसे महसूस हुआ कि वह अपने जीवन की उस सीमा को पार करने वाली है जो सब कुछ हमेशा के लिए बदल सकती है। वह संदूक के ठीक सामने बैठी थी। उसके भीतर का संघर्ष उसे कमजोर बना रहा था। गुफा में गूंज रही कदमों की आवाज अब थम चुकी थी, लेकिन किसी अदृश्य उपस्थिति का एहसास अब भी उसके भीतर गहरा हो रहा था। मोहिनी ने नक्शे को इस कदर कसकर पकड़ा हुआ था मानो वह उसकी एकमात्र ढाल हो। उसकी आंखें गुफा के अंधेरे प्रवेश द्वार पर टिकी हुई थी। तभी उस छाया से एक आकृति धीरे धीरे बाहर निकली। मोहिनी का दिल जोर से धड़कने लगा। वह वही बुजुर्ग थे, मधुसूदन। वह चुपचाप खड़े थे। उनकी आंखों में थकान और चेहरे पर गंभीरता की गहरी परछाई थी। मुझे पता था कि तुम यहां आओगी, उन्होंने भारी स्वर में कहा, जिसने गुफा के सन्नाटे को भंग कर दिया। मोहिनी के भीतर राहत और भय का अजीब सा मिश्रण उमड़ पड़ा। उनकी झुकी हुई काया और कांपते हाथों के बावजूद उनकी आंखों में एक अडिग दृढ़ता थी, मानो वह इस क्षण की प्रतीक्षा वर्षों से कर रहे हों। आपने मुझे यहां क्यों बुलाया? मोहिनी ने शांत स्वर में पूछा। बुजुर्ग ने संदूक की ओर देखा और फिर उसकी ओर अपनी नजरें टिकाईं। क्योंकि तुम्हें सच्चाई जाननी जरूरी है, उन्होंने उत्तर दिया और धीरे धीरे गुफा के भीतर की ओर बढ़े। उनकी चाल धीमी और बोझिल थी, मानो यह यात्रा उनके लिए अत्यंत कठिन हो, लेकिन उनकी आंखों में एक अनवरत निश्चय झलक रहा था। तुम्हारे दादाजी और मैंने इस रहस्य को साझा किया था, उन्होंने कहा। यह नक्शा, यह जगह और इसके पीछे छिपी हर बात, ये सब एक ऐसी दास्तान के अवशेष हैं जिसे उन्होंने दबाने की कोशिश की थी। उनके शब्दों ने मोहिनी के भीतर हलचल मचा दी। वह संदूक के पास घुटनों के बल बैठ गई और कांपती उंगलियों से उसकी पुरानी लकड़ी को छूने लगी, मानो अतीत की छायाओं को महसूस कर रही हो। तुम्हारे दादाजी ने मुझ पर चोरी का आरोप लगाया,
बुजुर्ग की आवाज में पीड़ा थी। उन्होंने मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया और मुझे सब कुछ गंवाने पर मजबूर कर दिया। वर्षों तक मैं अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करता रहा, लेकिन कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। उनकी आंखें अब भी संदूक पर टिकी थीं। मोहिनी के लिए ये शब्द अत्यंत भारी थे। उसने हमेशा अपने दादाजी की छवि एक ईमानदार और सच्चे व्यक्ति के रूप में देखी थी। अब वह छवि दरकने लगी थी। जिन दादाजी को उसने हमेशा आदर और श्रद्धा की दृष्टि से देखा था, वे अब एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उभर रहे थे जिन्होंने शायद किसी के साथ गहरा अन्याय किया था। उन्होंने ऐसा क्यों किया? मोहिनी ने गुस्से और पीड़ा से भरे स्वर में पूछा। बुजुर्ग ने उसे गहरी उदासी भरी नजरों से देखा। उन्होंने उस चीज को बचाने के लिए ऐसा किया जिसे वे सत्य से भी अधिक महत्वपूर्ण मानते थे, उन्होंने कहा और संदूक की ओर इशारा किया। यही वे प्रमाण हैं जो यह साबित करते हैं कि उन्होंने झूठ बोला था। सालों पहले मैंने इन सबको संभाल कर रखा, सही समय की प्रतीक्षा में, लेकिन जब मैंने वापस लौटने का साहस जुटाया, तब तक वे इस दुनिया को छोड़ चुके थे। तब से मैं किसी ऐसे व्यक्ति का इंतजार कर रहा था जो इस सच्चाई को समझ सके, और वह व्यक्ति तुम हो। मोहिनी को लगा कि उसके कंधों पर एक भारी बोझ आ गया है। लेकिन आपने इसे खुद क्यों नहीं खोला? उसने संदेह भरे स्वर में पूछा। बुजुर्ग ने सिर झुका लिया। क्योंकि इसे खोलने का मतलब है फिर से वह दर्द झेलना जो मैंने सहा, और इससे भी अधिक, इसका अर्थ है तुम्हारे परिवार को उस सच्चाई के सामने लाना जो कड़वी हो सकती है। यह जिम्मेदारी मैं अकेले नहीं उठा सकता। उन्होंने संदूक से थोड़ा पीछे हटते हुए खुद को संभाला। अब यह तुम्हें तय करना है मोहिनी। अगर तुम इसे खोलती हो तो तुम्हारी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। तुम अपने दादाजी, अपने परिवार और शायद खुद को भी एक नए नजरिए से देखने लगोगी। लेकिन सत्य वह चीज है जिसे हमेशा दबाकर नहीं रखा जा सकता। अगर तुम इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो तो इसे खोलो। उनकी गहरी आवाज गुफा की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। यह केवल एक चुनौती नहीं, बल्कि एक चेतावनी जैसी प्रतीत हो रही थी। मोहिनी ने संदूक की ओर देखा। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। उसका एक मन उसे वहां से भाग जाने को कह रहा था, सब कुछ वैसे ही छोड़ देने को जैसे यह वर्षों से था। लेकिन उसका दूसरा मन, जो कहीं अधिक दृढ़ था, उसे बता रहा था कि अब सत्य का सामना करना ही होगा। उसने गहरी सांस ली और अपने भीतर उठते हुए भावों को शांत करने का प्रयास किया। बुजुर्ग वहीं खड़े थे, चुपचाप, मानो वे उसके भीतर के हर भाव को समझ रहे हों। उन्होंने उस पर कोई दबाव नहीं डाला, बस धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते रहे। उनकी सहनशीलता उन दशकों के दर्द और संयम का परिणाम लग रही थी। आखिरकार मोहिनी ने घुटनों के बल झुककर संदूक पर अपना हाथ रखा। मुझे यह जानना ही होगा, उसने अपने भीतर कहा। बुजुर्ग ने अपनी पुरानी जैकेट की जेब से एक छोटी सी चाबी निकाली और उसे मोहिनी के हाथों में सौंपते हुए बोले, यह चाबी मैंने वर्षों से संभाल कर रखी है। इसका उपयोग सोच समझकर करना। उन्होंने भावुक लेकिन धीमे स्वर में कहा और पीछे हटकर चुपचाप खड़े हो गए। मोहिनी ने कांपते हुए हाथों से चाबी को थामा, यह महसूस करते हुए कि यह क्षण उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। उसने चाबी को ताले में डाला और धीरे धीरे घुमाया। ताले के खुलने की धातु सी गूंज गुफा की गहराई में फैल गई, मानो यह ध्वनि उसकी अपनी धड़कन बन गई हो। गहरी सांस लेकर उसने संदूक का ढक्कन धीरे धीरे उठाया। भीतर पुराने कागजातों का ढेर था, कुछ दस्तावेज और कपड़े में लिपटी एक वस्तु। मोहिनी ने सबसे ऊपर रखा पहला कागज उठाया और पढ़ना शुरू किया। उसके हाथ हल्के से कांपने लगे। यह मधुसूदन द्वारा लिखा गया एक बयान था, जिसमें उन्होंने उसके दादाजी पर उनके खिलाफ झूठे सबूत गढ़ने का आरोप लगाया था। दूसरे दस्तावेज में जमीन और संपत्ति विवाद से जुड़े विवरण थे। एक और कागज में उसके दादाजी की एक स्वीकारोक्ति थी। जैसे जैसे वह पढ़ती गई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन कागजों में वह सच्चाई छुपी थी जिसने उसके परिवार की छवि को झकझोर कर रख दिया। जिस सम्मानित और सच्चे व्यक्ति के रूप में उसने अपने दादाजी को हमेशा देखा था, वह छवि अब टूटने लगी थी। इस दर्द के बावजूद मोहिनी को महसूस हो रहा था कि यह सत्य जानना उसकी नियति थी। वह आखिरकार उस गहरे रहस्य के केंद्र तक पहुंच चुकी थी जो वर्षों से छिपा हुआ था। हर दस्तावेज के साथ उसके दादाजी के अतीत की एक और पीड़ादायक सच्चाई सामने आ रही थी।
फिर उसने एक चिट्ठी देखी जो उसके दादाजी ने स्वयं लिखी थी। मैंने जो कुछ किया वह अपने परिवार की सुरक्षा के लिए किया। यह वाक्य उसके दिल पर जैसे अंकित हो गया। उसके दादाजी ने मधुसूदन के खिलाफ झूठे सबूत गढ़े थे, अपनी संपत्ति को एक मुकदमे में हारने के डर से। मोहिनी के भीतर दर्द, क्रोध और असमंजस का तूफान उठ खड़ा हुआ। क्या यह वास्तव में आवश्यक था? उसने धीमे स्वर में कहा और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। सामने मधुसूदन चुपचाप खड़े थे। उनकी आंखों में गहरी पीड़ा झलक रही थी। जब मोहिनी ने आखिरी चिट्ठी पढ़ ली तो मधुसूदन ने धीरे से कहा, सालों तक मैंने इस अन्याय का बोझ अपने भीतर सहा। यह बदला लेने के लिए नहीं था, बल्कि इसलिए कि मैं अपनी सच्चाई को साबित करना चाहता था। यह कभी भी तुम्हारे दादाजी की यादों को खराब करने के लिए नहीं था मोहिनी। वे पहले मेरे मित्र थे, लेकिन सत्य को सामने आना ही था। उनकी आवाज में इतना दर्द और ईमानदारी थी कि मोहिनी का क्रोध धीरे धीरे कम होने लगा। अब वह समझ रही थी कि मधुसूदन बदला नहीं चाहते थे, वे केवल न्याय चाहते थे। अब तुम क्या करोगी जब तुमने सच्चाई जान ली है? उन्होंने गंभीरता से पूछा। मोहिनी के मन में अब भी प्रश्नों का एक बोझ था। कुछ क्षणों तक चुप रहने के बाद मधुसूदन ने अपनी जैकेट की भीतर की जेब से एक पुराना सफेद लिफाफा निकाला। लिफाफा समय के साथ घिस चुका था। यह तुम्हारे और तुम्हारी मां के लिए है, उन्होंने कहा। मोहिनी ने अविश्वास से लिफाफा खोला। उसमें एक चेक था, एक बड़ी रकम। उसने अविश्वास से भरी नजरों से मधुसूदन की ओर देखा। मैंने इसे वर्षों तक संभाल कर रखा, मधुसूदन ने समझाया। यह उस संपत्ति का हिस्सा है जिसे मुझसे छीन लिया गया था, लेकिन मैंने इसे कभी उपयोग नहीं किया। मैंने सोचा था कि एक दिन मैं इसे उसी व्यक्ति को लौटा दूंगा जिसे वास्तव में इसकी जरूरत होगी। इसे मेरे आभार का प्रतीक मानो। यह तुम्हारे लिए मेरी सच्ची भावना है। मोहिनी के पास शब्द नहीं थे। वह कांपते हुए हाथों से चेक पकड़े खड़ी रही। यह रकम उसकी और उसकी मां की पूरी जिंदगी बदल सकती थी, लेकिन इससे भी अधिक यह क्षमा, निस्वार्थता और न्याय का प्रतीक था। वह न्याय जिसे मधुसूदन ने इतने वर्षों तक अपने भीतर सहेज कर रखा था। उन्होंने मोहिनी की ओर एक कोमल मुस्कान के साथ देखा, लेकिन उनकी आंखों में गहरी थकान झलक रही थी। अब मेरा कर्तव्य पूरा हो चुका है, उन्होंने शांत स्वर में कहा। अब यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम इस सच के साथ क्या करती हो जिसे तुमने जान लिया है। मोहिनी कुछ कहने ही वाली थी कि मधुसूदन धीरे धीरे पीछे हटने लगे। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह अपने अतीत को ईश्वर की मर्जी मानकर अब छोड़ने के लिए तैयार थे। मोहिनी ने उन्हें पुकारने का विचार किया, लेकिन उनकी शांत मुद्रा ने संकेत दिया कि उन्हें कुछ समय के लिए अकेला छोड़ देना बेहतर होगा। उनकी छवि धीरे धीरे गुफा की संकरी राह में विलीन हो गई। मोहिनी अब गहरी सोच में डूबी अकेली खड़ी थी। जो कुछ भी हुआ वह मानो एक कठिन परीक्षा थी। संदूक, नक्शा, चिट्ठियां, ये सब उस रहस्य का हिस्सा थे जिसने सत्य को उजागर कर दिया था। अब यह मोहिनी पर निर्भर था कि वह इस ज्ञान का उपयोग सही दिशा में कैसे करे और इसे नेक कार्यों में लगाए। शहर लौटने पर मोहिनी ने वह चेक अपनी मां को दिखाया। मां उस रकम और दादाजी के बारे में हुए खुलासों को देखकर स्तब्ध रह गई। उन्होंने चिट्ठी को कांपते हाथों से पकड़ा और भावुक स्वर में बोली, उन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। उनकी आवाज में दबा हुआ दुख उमड़ पड़ा। मोहिनी और उसकी मां दोनों एक दूसरे के गले लगकर रो पड़ी। उनके दिलों में यह एहसास गहराने लगा कि दादाजी ने जो भी कठिन निर्णय लिए थे उनके पीछे गहरा दर्द छिपा था, मगर एक नेक इरादा भी। शायद यह भी ईश्वर द्वारा उनके लिए निर्धारित एक परीक्षा थी, ताकि वे सत्य को समझ सकें और उसे अच्छाई में बदल सकें। मोहिनी ने मन ही मन निश्चय किया कि उस धन का एक हिस्सा अच्छे कार्यों में लगाया जाएगा, ताकि मधुसूदन को भी किसी रूप में सम्मान मिल सके। वह फिर से उस बुजुर्ग को खोजने निकली और पता चला कि वे अब एक छोटे से झोपड़े में सामान्य जीवन बिता रहे थे। जब मोहिनी ने उनके सामने एक बड़ी राशि रखी तो बुजुर्ग ने नम्रता से कहा, मुझे धन की आवश्यकता नहीं है बेटी। जो सच्चाई मैंने पाई है वही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। उन्होंने मुस्कुराते हुए पैसे लेने से इनकार कर दिया और बोले, अब मेरे पास सब कुछ है, मेरी खोई हुई इज्जत और आगे बढ़ने का अवसर। बची हुई रकम से मोहिनी और उसकी मां ने अपने जीवन को बेहतर बनाने का निर्णय लिया।
उन्होंने अपने घर की मरम्मत करवाई और एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया जो उनका वर्षों पुराना सपना था। लेकिन इससे भी अधिक मोहिनी ने उन योजनाओं में निवेश किया जो जरूरतमंदों की सहायता कर सके। उसे इस राह पर चलने की प्रेरणा अपने पहले त्याग और मधुसूदन की दया से मिली। वह साइकिल जिसे उसने कभी बेच दिया था अब भी उसके दिल में एक खास जगह बनाए हुए थी। हालांकि उसने इस बलिदान पर कभी पछतावा नहीं किया, क्योंकि वही उसका पहला कदम था जिसने उसकी पूरी जिंदगी को बदल दिया। कभी कभी किसी छोटी चीज को छोड़ देना हमें बड़ी उपलब्धियों तक पहुंचा देता है, उसने सोचा। जब वह उसी चौक से गुजरी जहां से उसकी यह यात्रा शुरू हुई थी, उसने अतीत की यादों में डूबते हुए मुस्कुराया। मोहिनी ने उस नक्शे को अपने कमरे की दीवार पर फ्रेम में लगा दिया, एक स्मृति के रूप में जो उसे साहस, त्याग और आत्म उद्धार का वास्तविक अर्थ सिखा चुकी थी। उसके दादाजी की चिट्ठियां, भले ही वे पीड़ा भरी थीं, उसने सावधानी से संभाल कर रखी। ये चिट्ठियां उसके लिए एक सबक थीं कि सत्य चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, उसे स्वीकार करना ही हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। अब मोहिनी अपने भविष्य को एक स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण से देख रही थी। गुफा तक की उसकी यात्रा सिर्फ अतीत के रहस्यों को उजागर करने के लिए नहीं थी, बल्कि यह साबित करने के लिए भी थी कि इंसान अपनी कहानी को फिर से रच सकता है। जब उसने आकाश की ओर देखा तो उसे महसूस हुआ कि उसके हर अगले कदम में वही साहस होगा जो उसने संदूक को खोलते समय महसूस किया था। मोहिनी की यह यात्रा हमें यह पाठ देती है कि सच्चाई चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें स्वतंत्रता प्रदान करने की शक्ति रखती है। जब उसने संदूक खोला तो उसे अपने सवालों के उत्तर ही नहीं मिले, बल्कि अपने परिवार की कहानी को न्याय और दया के साथ नए सिरे से लिखने की क्षमता भी प्राप्त हुई। अजनबी की सहायता के लिए किया गया उसका त्याग उसे ऐसी राह पर ले गया जहां उसने न केवल अपने जीवन को बदला, बल्कि दूसरों के जीवन में भी उजाला फैलाया। जैसे मोहिनी ने अपने बलिदान को एक नेक उद्देश्य में परिवर्तित किया, वैसे ही हम सभी अपनी सच्चाई का सामना कर सकते हैं और उसे एक नई प्रेरणा में बदल सकते हैं। प्रिय दर्शकों, बुजुर्गावस्था में कुछ बातें हमेशा याद रखें ताकि आपके आत्मसम्मान को कभी ठेस न पहुंचे। ये 4 महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें माता पिता को बुढ़ापे में कभी नहीं करना चाहिए। पहला, औलाद पर अनावश्यक अधिकार जताना। माता पिता को यह समझना चाहिए कि उनकी संतान का अपना जीवन और निर्णय लेने का अधिकार है। उन पर अत्यधिक नियंत्रण रखना या अपनी इच्छाओं को उन पर थोपना रिश्तों में तनाव और दूरी का कारण बन सकता है। दूसरा, संतान की बार बार आलोचना करना या तुलना करना। औलाद की कमजोरियों को बार बार गिनाना या उनकी तुलना दूसरों से करना उनके मन में नकारात्मकता और कड़वाहट भर सकता है। इसके बजाय सकारात्मक प्रोत्साहन देना और उनकी भावनाओं को समझना आवश्यक है। तीसरा, अपनी आवश्यकताओं और स्वास्थ्य की अनदेखी करना। बुढ़ापे में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना और आत्मनिर्भर बने रहना अत्यंत आवश्यक है। अगर माता पिता अपनी देखभाल नहीं करते तो यह बच्चों पर अनावश्यक बोझ बन सकता है। चौथा, धन संपत्ति को लेकर संतान पर निर्भर रहना। अपनी संपत्ति को लेकर संतान पर अत्यधिक निर्भरता या भावनात्मक खेल रिश्तों में खटास ला सकता है। निष्पक्षता और संतुलित सोच अपनाकर रिश्तों को मधुर बनाए रखें। प्रिय दर्शकों, इन 4 बातों का ध्यान रखकर आप अपने संबंधों में मिठास और संतुलन बनाए रख सकते हैं। ऐसे और प्रेरणादायक विचारों के लिए स्पिरिचुअल ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें। यदि यह कथा आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें। तो प्रिय भक्तों, इस कथा के बारे में आपके क्या विचार हैं? कृपया अपनी अनमोल राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आशा करते हैं कि यह कथा आपके हृदय को छू गई होगी और आपको आध्यात्मिक प्रेरणा मिली होगी। अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें ताकि यह संदेश और ज्ञान सभी तक पहुंचे। साथ ही कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।